हाँ जी, वेलकम बैक। करें शुरू काम आज का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा ही स्पेशल है। उसका नाम भी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ही है। तो आज बेटा हम शुरू करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नाम तो ऑफ कोर्स सुना ही होगा, है ना। तो लास्ट टाइम हमने जो किया था उसमें गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने देखा कि वेव इक्वेशंस के साथ उसकी कुछ इनकंसिस्टेंसी है। तो हमने क्या चेक किया, हमने देखा कि हमारे पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, जो हमें एक फ्रेम S से दूसरे फ्रेम S डैश में जाने के टाइम पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके। और जब ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स पे लगाते हो तो बिल्कुल ठीक रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन जैसे ही आपने मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे लगाया, जो उसकी 4 इक्वेशंस पड़ी हुई हैं, ये फेल हो गए, ठीक है, बिकॉज दिस वाज इनकंसिस्टेंट विद किसके साथ इनकंसिस्टेंट थी? वेव इक्वेशन के साथ। तो ये हमने देख लिया हुआ है, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया है ना। तो इससे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये हो गई कि हम जो है एक ऐसा रिलेटिविटी प्रिंसिपल, एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसा रूल बना नहीं पा रहे जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स के साथ और मैक्सवेल्स लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों के साथ कंसिस्टेंट हो, है ना। तो इससे मतलब निकलता है या तो ये गलत है या ये गलत है या ये गलत है, तीनों में से कुछ तो होगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसा प्रिंसिपल तो एग्जिस्ट करना चाहिए जो इन दोनों के साथ कंसिस्टेंट हो जाए, या स्पेशल केसेस में, ठीक है। तो हमारा टारगेट अब ये था कि ऐसी रिलेटिविटी थ्योरी या ऐसा कुछ निकालें, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशंस बताएं, ऐसे या इसकी करेक्शन ठीक करें या इसमें करेक्शन करें जो कि सारा कुछ कंसिस्टेंट बना दे, ठीक है। तो ये हमारे लिए था, हमारे लिए टारगेट था ये एक, इस पे काम कर रहे थे सब। अच्छा, इसमें अब हुआ क्या, ये है कि इसमें एक और हमें डाउट ये है, दिक्कत ये है कि हम बोलते हैं कि EM वेव्स को, लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये भी हमारी कुछ समझ से कुछ अलग सी चीज़ थी कि इसे कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। तो फिर इस पे एक थ्योरी आई, और वो थ्योरी क्या थी? वो थ्योरी ये थी कि भाई स्पेस में जो है चारों तरफ एक मीडियम है विच इज़ नोन एज ईथर, ठीक है। और ये ईथर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है, ये कंप्लीटली इट इज़ एट रेस्ट, और मतलब इनर्शियल फ्रेम, ठीक। और जो भी कुछ ट्रैवल कर रहा है वो इसके अंदर ट्रैवल कर रहा है। इवन कि हमारी अर्थ भी अगर ट्रैवल कर रही है तो इसके अंदर ट्रैवल कर रही है, ये हमने कुछ अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब अज्यूम करने पे तो साइंस चलती नहीं, साइंस तो प्रूफ मांगती है, कानून सबूत मांगता है ना। तो इसका कुछ ना कुछ तो आपको थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल कुछ तो करना पड़ेगा प्रूफ किसी तरीके से, चाहे सिमुलेशंस में करो या फिर प्रैक्टिकली करके दिखाओ। तो फिर हमने क्या सोचा, इसी को प्रूव करने के लिए, इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए कि EM वेव्स जो हैं वो उन्हें भी मीडियम चाहिए, और वो मीडियम कौन सा है? वो मीडियम ईथर है, और ये एग्जिस्ट करता है। इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए हमने क्या एक थॉट एक्सपेरिमेंट देखा, हम साउंड के साथ करते हैं। मान लो एयर में एक प्लेन मूव कर रहा है, ठीक है, हवा में जहाँ एयर मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे एक प्लेन मूव कर रहा है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, लेट्स से उसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। और उस प्लेन में हम बोलते हैं तो कुछ साउंड भी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी u मान लेते हैं,
ठीक, साउंड की वेलोसिटी u और प्लेन की वेलोसिटी v। तो जब आप देखोगे एयर रेस्ट पे, मान ली एयर कंप्लीट रेस्ट पे है इनिशियल फ्रेम, तो अगर आप देखोगे तो अगर मान लो इस प्लेन में आगे वाली सीट पे एक पर्सन बैठा है और एक पीछे वाली सीट पे बैठा है और एक आगे वाली सीट पे बैठा है, और प्लेन इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो जब ये बोलेगा, ये पर्सन यहाँ से बोलेगा, तो जो साउंड वेव्स जो जाएंगी वो उसी डायरेक्शन में है u वेलोसिटी, और v वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। लेकिन अगर ये पर्सन बोले और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बोले, तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। तो एक डायरेक्शन में साउंड की वेलोसिटी विल बी u माइनस v, दूसरी में इट विल बी u प्लस v। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, सिंपल, आपने किया हुआ है कई बार, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी u माइनस v और u प्लस v है, और आप इस वेलोसिटी डिफरेंस से आप पता लगा सकते हो कि साउंड की वेलोसिटी क्या है विद रिस्पेक्ट टू एयर, या उसके फर्क से देख सकते हो कि प्लेन जो है वो कंफर्म कर सकते हो कि अगर ये डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि एयर एग्जिस्ट कर रही है। एयर के विद रिस्पेक्ट टू जो है वो वेलोसिटीज आप देखते हो इस तरह से, तो एयर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब ऐसा ही कोई एक्सपेरिमेंट हम चेक करेंगे, और वो करेंगे साउंड के साथ नहीं, लाइट के साथ, वो करेंगे लाइट के साथ। और प्लेन की जगह किसको ले लेंगे? प्लेन की जगह हम लेंगे अपनी अर्थ को। कोई प्लेन नहीं भेजना, अर्थ भेजनी है, जहां पे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट हम सोच सकते हैं उस तरह का। और एयर की जगह कौन ले लेगा? वो मीडियम जिसमें अर्थ हम मान रहे हैं कि मूव कर रही है। तो अब लाइट की वेलोसिटी लेंगे जैसे साउंड की वेलोसिटी ली थी, और प्लेन की वेलोसिटी लेंगे यानी कि अर्थ की वेलोसिटी लेंगे जैसे प्लेन की वेलोसिटी ली थी। किसके विद रिस्पेक्ट टू ईथर मीडियम। और अगर वेलोसिटीज का इस तरह का डिफरेंस आ गया, जो कि हम एक इंटरफेरोमीटर लगा के चेक कर सकते हैं, इंटरफेरोमीटर से चेक कर सकते हैं, तो हम मान लेंगे कि हाँ जी ईथर मीडियम एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ गई? सिंपल है। ये 10 मिनट 5 मिनट की भूमिका बनाने के इसलिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है क्या। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट ये वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें अर्थ को विद रिस्पेक्ट टू ईथर मूव करके लाइट की वेलोसिटीज के डिफरेंस को ऑब्जर्व करके इंटरफेरोमीटर से फ्रिंजेस नोट करने की प्रोसेस की थी हमने, ठीक है। 1887 में माइकलसन मोरले ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया था। उससे पहले भी वो लगे हुए थे, कई सालों से माइकलसन लगे हुए थे, माइकलसन साहब। और फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट हमने इम्प्लीमेंट फाइनली कर लिया, ठीक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेके चलो एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, आना ही आना है, ठीक है। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट हम समझना शुरू करते हैं कि क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट था क्या, किस तरह से चला, किस तरह से सक्सेसफुल हुआ या फेल हुआ, या जो उस टाइम पे हमें लगा कि फेल हो गया वो एक्चुअल में सक्सेस था। ये सारी बातें अब हम इसमें पढ़ेंगे, और जब यहाँ से रिजल्ट्स निकलेंगे उससे अपनी नई थ्योरी डेवलप करेंगे विच इज़ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो रिलेटिविटी थ्योरी में मिल जाएगा, ठीक है। चलो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो सेटअप देख लो, अगर सेटअप समझ में आ गया तो समझ लो एक्सपेरिमेंट हो गया काफ़ी हद तक। तो ये कोई सोर्स ले लिया मैंने, ठीक है, मान लो ये सोर्स हो गया। इस सोर्स से लाइट निकलेगी, चली गई इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइट चली गई, ओके। लाइट की वेलोसिटी c मान लो, ठीक, ओके। आगे क्या करो, आगे एक पार्शियली पॉलिश्ड विद सिल्वर एक ग्लास प्लेट लगा दो,
ठीक है, ये जो है सिल्वर से पॉलिश्ड है और इससे क्या होगा, यहाँ जाएगी, ये एंटर करेगी, थोड़ी सी रिफ्लेक्शन होगी, रिफ्रैक्शन होगी, रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, पार्शियली ट्रांसमिट हो जाएगी लाइट, ट्रांसमिट मतलब आगे चली जाएगी, और पार्शियली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस एंगल पे आई उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, है ना, स्नेल्स लॉ या वो सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगी, बिल्कुल सीधी इधर जाएगी, ग्लास प्लेट, ये ग्लास प्लेट का नाम मैंने दे दिया जी, ठीक है। तो दो लाइट्स निकली, एक लाइट पार्शियली ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड, एक लाइट रिफ्लेक्टेड है और दूसरी लाइट ट्रांसमिटेड है। अब मान लो, अब इसके बाद हमने क्या किया, डी डिस्टेंस पे दोनों तरफ, यहां पे भी डी डिस्टेंस और यहां पे भी डी डिस्टेंस, ये भी डी है, दोनों तरफ डी डिस्टेंस पे हमने मिरर लगा दिया। लेट्स से दिस इज M1, दिस इज M2, मिरर लगा दिया, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। मिरर लगा के ये क्या, इस रे को क्या करेगा, ये वापस भेज देगा, और ये इधर इस रे को वापस भेज देगा, ये वापस आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से अंदर घुसेगी और फिर यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, और ये भी यहाँ से जाएगी, इस साइड से 100% ऐसे रिफ्लेक्शन होगी और ये यहाँ से निकल जाएगी। तो ये दोनों रेज नीचे आ जाएंगी इस तरफ, और यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई डिटेक्टर, कुछ भी, ठीक है, डिटेक्टर, यहाँ पे हम लगा देते हैं कोई डिटेक्टर जो उन दोनों रेज को मर्ज करेगा, और यहाँ पे कुछ हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनना चाहिए। तो जब दो रेज आपस में मिलेंगी, दो रेज, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा है, जब दो रेज उस तरह से निकलती हैं, आपस में इंटरफेयर करती हैं, तो कुछ डार्क ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, फ्रिंजेस बनती हैं, है ना। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि कुछ फ्रिंजेस बनेंगी, ठीक है, ओके, ठीक है। और अर्थ क्या कर रही है, ये सारा का सारा अपरेटस कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के ऊपर, और अर्थ क्या कर रही है, ईथर मीडियम में मूव कर रही है, और किस डायरेक्शन में, लेट अस अज्यूम इस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो हो गया। इसमें एक आपको और चीज देखनी है, ऑप्टिकल पाथ। अगर आप देखोगे कि आपने G प्लेट से M1 और M2 का डिस्टेंस D रख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, लेकिन अगर आप यहां से नोटिस करो तो जो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, मैं इसे जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखो, जो लाइट यहां से गई आगे, वो तो सारा रास्ता एयर में ट्रेवल कर रही है, सब कुछ एयर में, लेकिन जो गई ऊपर वो सारा रास्ता एयर में नहीं ट्रेवल कर रही। ये वाला पाथ, इतना रास्ता उसका किसके अंदर है, ग्लास प्लेट के अंदर, उसका ये रास्ता ग्लास प्लेट के अंदर है। और ग्लास प्लेट के अंदर होने का मतलब ये है, कि उसका जो ऑप्टिकल पाथ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इसे एयर में चलने में जितनी आसानी से चल सकते हो उतनी आसानी से ही ग्लास प्लेट के अंदर नहीं चल सकते ना, तो थोड़ा सा आपका रास्ता बढ़ गया एक तरह से, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो कि ये टेढ़ा रास्ता है और सीधा नहीं है, पर अगर आप ऑप्टिकली देखोगे तो बेटर है। तो इस कंपनसेशन के लिए कि ये तो 2 बार ग्लास प्लेट के अंदर चलती है, इतना रास्ता जाती भी है और वापस भी आती है,
और ये सारा का सारा रास्ता एयर में ट्रेवल करती है। तो हम क्या करते हैं, इस रास्ते में एक कंपनसेशन प्लेट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना क्या होगा, यहां पे हम एक बिल्कुल इसी के पैरेलल, इसी एंगल पे, सब कुछ सेम, इसी थिकनेस की, इसी एंगल पे एक सिंपल ग्लास प्लेट लगा दी। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। कंपनसेटिंग प्लेट, ठीक है, कंपनसेटिंग प्लेट लगा दी। और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, रिफ्रैक्शन तो होएगा ही होएगा। तो ये जो वेव ऐसे जा रही थी, ये थोड़ी सी बेंड हो जाएगी रिफ्रैक्शन की वजह से, और फिर आगे जाएगी, आगे जाके टकराएगी, वापस आएगी, और फिर यही बेंड होगी, और फिर इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। तो ये सिंपल प्लेट लगाई है, पॉलिश करके कोई ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन अलग अलग नहीं ले रहे, सिंपल जाएगी जैसी वेव, सिर्फ रिफ्रैक्शन होगी। थोड़ा सा ये जो पाथ ज़्यादा था ग्लास प्लेट के अंदर वाला, वो वाला पाथ कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेट का नाम मैं दे लेता हूं C। ठीक, ये स्मॉल c है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज स्मॉल c, दिस इज कंपनसेटिंग प्लेट C। ओके, तो यहां तक तो पहुंच गए। ऑपरेटर्स अगर समझ में आ गया तो ठीक है, बात खत्म हो गई, फिर तो काफी हद तक काम हो गया। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलो, तो अब करते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बड़ा आसान है, सिंपल है। तो देखो यहां से लाइट चली, जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। यहां पे जाके अगर मैं ट्रांसमिशन वाले का देखूं, ट्रांसमिशन वाले का, तो एक बार वेव इस तरफ जा रही है, v की डायरेक्शन में, v की डायरेक्शन में जा रही है ना, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, c माइनस v। और एक बार वो टकरा के मिरर से वापस आएगी, वापस आएगी तो वो v के अगेंस्ट जा रही है, अर्थ इधर जा रही है ईथर में, और वेलोसिटी लाइट वापस आ रही है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, c प्लस v। तो इसे टोटल टाइम कितना लगेगा, टाइम मैं इसे 2 मान लेता हूं क्योंकि मिरर m2 है। टोटल टाइम जाने में डिस्टेंस d, वेलोसिटी c माइनस v, प्लस वापस आने में डिस्टेंस d, वेलोसिटी c प्लस v, इतना टाइम लगेगा। ठीक है, इजी है। ये किसका टाइम हो गया, ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन का टाइम हो गया। ओके, अब देखो रिफ्लेक्टेड का, ये जो रिफ्लेक्ट होके ऊपर गई, ऊपर गई, तो एक्चुअल में तो जब तक ये ऊपर पहुंचेगी, मीडियम आगे कुछ, क्योंकि इस तरफ मोशन है ना, तो ये मिरर आगे पहुंच चुका होगा। ये ऐसे है, जैसे मैं यहां से पूरा का पूरा सेटअप आगे जा रहा है, पूरा का पूरा सेटअप, तो यहां से जो जाएगी चीज, वो जब तक यहाँ पे सीधा जाना था, पर जब तक वो जाएगी तब तक वो आगे जा चुका है, तो वो इस तरह से जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं अगर इसे बनाऊं अलग से, तो ये मिरर जो है वो कुछ आगे शिफ्ट हो गया होगा। ठीक है, यहां से किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो ये बनेगा कि ये मिरर की पहली पोजीशन है m1, ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। ये मिरर की दूसरी पोजीशन है, मैं इसे बोल देता हूं m1 डैश। ये ग्लास प्लेट की पहली पोजीशन है। यहां से जो फोटोन निकल रहा है, यहां से उसे ऐसे यहां जाना था, पर वो भी तो मूव कर रहा है, तो वो ऐसे जा रहा है। तो एक्चुअल में c वेलोसिटी से जो फोटोन की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वो किस तरफ है, इस तरफ है, जिसमें ये वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है, और इफेक्टिव वेलोसिटी ये होगी, जो कि कितनी होगी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये c है, ओके, ये c है, ये v है, और ये आपको निकालनी है,
तो इफेक्टिव वेलोसिटी ये c ये v कितनी हो जाएगी, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, तो इसमें वेलोसिटी कितनी हुई, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। चल जाएगा काम। ऐसे ही जब ये यहां से टकरा के वापस आएगा तो भी ऐसे ही जाएगा, ऐसे जाएगा। प्लेट की पोजीशन यहां पे होगी, इस केस में प्लेट की पोजीशन यहां पे होगी। मैं इसे इरेज कर देता हूं, बीच वाले को कंफ्यूज नहीं होना। अब टकराने के बाद की बात कर रहा हूं, वेव ऊपर गई और टकरा के वापस आई, तो जब टकराएगी तब भी, क्योंकि ग्लास प्लेट कुछ आगे मूव कर गई होगी और ये भी खुद v वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, तो ये ऐसे टकराएगी और ये वेलोसिटी फिर से जो है वो ये c है, ये v है, तो ये वाली वेलोसिटी फिर से अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बन जाएगी। तो अगर आप रिफ्लेक्टेड में टाइम निकालो, मैं उसे t1 लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि हमने इसे मिरर m1 माना है। अगर आप 1 और 2 से कंफ्यूज हो तो आप इसे चाहे इसे t ट्रांसमिशन लगा देना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लगा देना, पर हम जनरली वो लगाते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे एंगल चेंज करने होते हैं। तो 1 2 जिसे भी 1 मानो, जिसे भी 2 मानो, लेकिन यही लेके चल लेना, ठीक है। ओके, तो ये भी हो गया। तो जाते टाइम कितना डिस्टेंस d, कितनी वेलोसिटी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, आते टाइम कितना डिस्टेंस d और कितनी वेलोसिटी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, अच्छा आप इसे ना ऐसे भी देख सकते हो कि एक्चुअल में डिस्टेंस उसने ये वाला d डिस्टेंस नहीं ट्रेवल किया, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी c मानोगे अगर, तो वो वैसे ही है जैसे कि इस डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी ये वाली मान लो। तो या तो आप डिस्टेंस को बढ़ा दो, डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तब भी टाइम ज़्यादा लग गया, या फिर आप वेलोसिटी को कम कर दो, इक्विवेलेंट कर दो कि d डिस्टेंस किस वेलोसिटी से ट्रेवल किया वो उसके बराबर है कि d डैश डिस्टेंस c वेलोसिटी से ट्रेवल किया। तो दोनों में फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो किसी भी तरह से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो आप। ओके, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर कोई बात नहीं, मेरे को मैसेज डाल देना, कमेंट वगैरह कर देना और मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, और एग्जांपल लेके और तरीके से समझ सकते हैं। पर अदरवाइज ये हमारा हो गया d अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। दूसरी टर्म भी सेम थी तो मैंने डबल कर दिया, ऐड कर दिया दोनों को, ठीक है। और अगर इसे भी हम सॉल्व करेंगे आगे, दोनों को सॉल्व करते हैं, आप दोनों को सॉल्व करते हैं। तो चलो पहले t1 देख लें। t1 क्या होगा आगे, सी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 2d अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 2d अपॉन सी, और ये ऊपर आके हो जाएगी पावर माइनस हाफ इक्वल टू 2d अपॉन सी, और बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पावर नीचे उतार लो, क्योंकि v अपॉन सी छोटा है तो इसे नीचे उतार लो, ठीक है। ये हो जाएगा। ये वैलिड होता है जब ये नंबर स्मॉल हो और v इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c, स्मॉल एज कंपेयर टू c। कितना होता है वो भी बता देता हूं। अर्थ की वेलोसिटी होती है नियर बाय ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised to the power 4 मीटर पर सेकेंड। 3 मैं साथ में लगा लेता हूं। c कितना होता है, c होता है 3 × 10 raised to the power 8, तो v अपॉन सी कितना हो जाएगा, v अपॉन सी हो जाएगा नियर अबाउट 10 पावर -4, है ना, छोटा है ना बहुत। तो फिर ये आप सीधा पावर नीचे उतार सकते हो, पावर नीचे उतार लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और हाफ आ गया। ओके, सो दिस इज योर एक्सप्रेशन फॉर t1। अच्छा अब t2 देखो, t2 में
आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, यहाँ पे लिख दूं, ऊपर नीचे ही लिखता हूँ, एलसीएम लोगे तो नीचे होगा एलसीएम सी माइनस वी, सी प्लस वी, और यहाँ जाएगा डी कॉमन, और यहाँ जाएगा सी प्लस वी प्लस सी माइनस वी, और v से v कट गया तो ये आ गया 2d c अपॉन सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। ओके, अच्छा अब इसमें से भी सी स्क्वेयर कॉमन निकाल लो तो हो गया 2dc अपॉन सी स्क्वेयर, बाकी क्या बचा 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। इसे ऊपर ले आओ, एक सी से एक सी कट गया तो 2d अपॉन सी, और बाकी ऊपर ले आओ 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर पावर -1, तो ये -1 नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 2d अपॉन सी और 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। ठीक हो गया, चल जाएगा काम। ओके, तो एक एक्सप्रेशन कितना आया, मैं सिर्फ एक्सप्रेशन को छोड़ रहा हूं, देख लो स्टेप, सिंपल मैथमेटिक्स हैं, सिर्फ फाइनल रिजल्ट छोड़ रहा हूं मैं। तो एक हमारे पास एक्सप्रेशन आया ये वाला, जिसमें है 2d अपॉन सी 1 प्लस 1/2 वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, और दूसरे में है 2d अपॉन सी 1 प्लस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो हमारे पास t1 आ गया और t2 आ गया, दिस इज योर t2, दिस इज योर t1, है ना। तो ये दोनों हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, अगर हमें इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, दोनों के पहुंचने में कुछ टाइम का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस देखो, टाइम का डिफरेंस कितना लूंगा मैं, ऊपर भी ही रेज कर देता हूं, कितना टाइम का डिफरेंस लेंगे हम, t1 माइनस t2 कर दें या t2 माइनस t1 कर देते हैं, t2 माइनस t1 कुछ भी कर सकते हो। ज़्यादा कौन सा लगेगा टाइम, ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है, इसमें लग रहा है कि इसमें लग रहा है, मतलब ट्रांसमिटेड में लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड में लग रहा है, देख लो डिफरेंस निकाल के देखो। 2d अपॉन सी कॉमन है, 2d अपॉन सी कॉमन, यहाँ पे है 1 प्लस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, और फिर मैं करूँगा माइनस, और यहाँ पे है -1 माइनस हाफ वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, यानी कि इसमें एक टर्म कट गई, दूसरी टर्म देखो सेम है, वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, हाफ ऑफ वी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, तो ये कितना आ जाएगा 2d अपॉन सी के साथ आ जाएगा वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर, और 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। कौन सा टाइम ज़्यादा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसमें टाइम कम लग रहा है, ठीक है। और कितना डिफरेंस है दोनों के बीच, d वी स्क्वेयर अपॉन सी क्यूब, ये डिफरेंस है। चेक करो, अगर कुछ दिक्कत लगती है तो बताओ। लो जी, यहां तक पहुंच गए, डेल्टा टी निकल गया, बोलो ठीक है, करें आगे। ओके, तो अगर हमारे पास टाइम डिफरेंस है, वेलोसिटी हमें मालूम है, तो हम पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस c इंटू डेल्टा टी, यही होगा ना, जो वेलोसिटी है और जो टाइम डिफरेंस है उससे निकल जाएगा पाथ डिफरेंस। तो ये हो गया dv स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो यानी कि जब इधर से इधर जाती है वो, तो कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है। पाथ डिफरेंस का मतलब ये है दोनों लाइट सेम फेज में गई थी, पर पाथ डिफरेंस की वजह से उनके फेज में डिफरेंस है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा,
इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे बनता है, डार्क ब्राइट फ्रिंजेस कैसे बनती हैं, ध्यान है ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस आ रहा है मतलब फेज डिफरेंस आ रहा है मतलब पैटर्न बनना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट, एक और काम किया हमने, इस सारे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री से, इस सारे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। रोटेट कर दिया तो क्या हुआ, जो रिफ्लेक्ट लाइट हो रही होगी वो ऐसे जाने की बजाय ऐसे जाएगी, ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी वो ऐसे जाने की बजाय इन द डायरेक्शन ऑफ V एंड ऑपोजिट टू V वो ऐसे जाएगी। समझ गए किस तरह से किया है। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मैं इसमें दो पार्ट्स ले रहा था, एक पार्ट ऊपर जा रहा था और एक पार्ट आगे जा रहा था। आगे वाली डायरेक्शन हमारी मोशन की थी कि ऐसे जा रहे हैं ये, तो जो ट्रांसमिट हुआ वो इस डायरेक्शन में या इसके ऑपोजिट, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो परपेंडिकुलर। अब हमने क्या किया, अब इसे 90 डिग्री रोटेट कर दिया, तो अब जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो उसकी डायरेक्शन में, ठीक है, और जो ट्रांसमिटेड पार्ट है वो परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, जो C माइनस वी C प्लस वी था वो इस डायरेक्शन की जगह इस डायरेक्शन में था ना, वो रिफ्लेक्टेड पार्ट के साथ आ जाएगा, और जो C स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट था वो ट्रांसमिटेड के साथ आ जाएगा। तो इस बार जो पाथ डिफरेंस होगा वो ऑपोजिट हो जाएगा, T1 वाला T2 को चला जाएगा, T2 वाला T1 को चला जाएगा। तो दैट विल बी माइनस ऑफ दिस, माइनस ऑफ, बस माइनस का फर्क है, नंबर्स तो सारे सेम ही रहेंगे। और टोटल पाथ डिफरेंस अगर आप निकाल लो, डेल्टा मान लो, तो वो हो जाएगा दिस माइनस दिस, यानी कि प्लस हो जाएंगे दोनों, वो हो जाएगा 2dv स्क्वायर बाय C स्क्वायर। ठीक हो गया, चलेगा काम, चल जाएगा। अच्छा, अगर फ्रिंजेस निकालनी हो तो इसे वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, पाथ बाय वेवलेंथ, पाथ डिफरेंस बाय वेवलेंथ हो जाता है, उसमें फ्रिंज शिफ्ट मिल जाती है हमें, ठीक। तो यहाँ से हमें, अगर हम सारी वैल्यूज लें तो हमें क्या होना चाहिए था, कुछ ना कुछ फ्रिंजेस मिलनी चाहिए थी, कुछ ना कुछ फ्रिंजेस मिलनी चाहिए थी, डेफिनेटली मिलनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि देयर इज सर्टेन वेलोसिटी ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू ईथर। अगर ईथर एग्जिस्ट करता है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू कुछ ना कुछ वेलोसिटी अर्थ की होगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी अगर डिफरेंस होगा, वेलोसिटी की वैल्यू होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आएगा। अगर पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा तो यहाँ से इसको आप लैम्डा से डिवाइड कर दो, तो ये फ्रिंजेस मिलनी चाहिए थी, जिसमें d की वैल्यू कितनी है मैं आपको वैल्यूज बताता हूँ। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू उन्होंने ली थी माइकलसन मोरले ने 11 मीटर अप्रोक्सीमेटली 35 फुट हो गया। तो यहाँ से 35 फुट दूर वहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है और 35 फुट ऊपर एक मिरर रखा हुआ है। एक लाइट वहाँ जाती है 35 फुट वापस आती है, एक लाइट यहाँ जाती है वापस आती है, दोनों टकराते हैं, दोनों में कुछ टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस आ जाता है, उसकी वजह से पैटर्न में नोट होना चाहिए था। लेकिन बाकी के नंबर भी लिख लो। V/C कितना है, 10⁻⁻⁴। लैम्डा कितना है, लैम्डा उन्होंने सोडियम लैंप यूज़ किया था, सोडियम लैंप का जो यूज़ किया था अराउंड 6000 एंगस्ट्रॉम है ना, तो कुछ 5800 कुछ 5900 के आसपास है, 6000 भी मान सकते हो, कोई बात नहीं, सिर्फ आइडिया ही दे रहा हूँ। एंगस्ट्रॉम मतलब इंटू 10⁻⁻10 मीटर ये वेवलेंथ यूज़ की थी। और ये सारी वैल्यूज़ पुट करके जो यहाँ पे n की वैल्यू, ईटा की वैल्यू आती है, दैट वाज कमिंग आउट टू बी 0.37। तो और इंटरफेरोमीटर इतना एक्यूरेट था कि इतने स्मॉल डिफरेंस को वो नोट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। नहीं किया मतलब वो डिफरेंस आया नहीं, या कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, मतलब ये रिजल्ट्स आने चाहिए थे, अलग अलग तरह से करके देख लिए, नहीं आ रहे।
नहीं आ रहे तो हमने इन्हें बोल दिया, क्या बोल दिया, नल रिजल्ट्स। नल रिजल्ट्स मतलब इतना एक्सपेरिमेंट किया सब जीरो, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, दीज वर द नल रिजल्ट्स ऑफ माइकलसन मोरले कि ईथर की प्रेजेंस फाइंड करने के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया, इतना तामझाम किया, इतनी मेहनत की, सारी चीज़ें ऑब्जर्व की, इतनी अच्छी एक्यूरेसी से किया काम, पर रिजल्ट क्या आया, ज़ीरो, कुछ नहीं आया। ठीक, तो इसके बाद हमने देखा कि भाई इनके नल रिजल्ट्स की वजह क्या है, क्यों आंसर नहीं दे रहा वो, क्या हो सकता है, और अलग अलग हाइपोथेसिस दिए, अलग अलग अंदाजे लगाए कि इसके रिजल्ट्स में ज़ीरो रिजल्ट्स क्यों आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से अंदाजे थे, इसे इरेज कर देता हूँ सारे को, और फिर इसके एक्सप्लेन करने की जो कोशिशें थी वो मैं अब आपसे बात करता हूँ उसके बारे में, वो हम सीखते हैं अब कि क्या क्या कोशिशें की उन्होंने इसे एक्सप्लेन करने की। तो कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं है, कितना फ्रिंज शिफ्ट कितना आया था हमारे पास, 0.37 है ना, 1 बाय कुछ आ जाएगा पार्ट 1/37 उसमें। अच्छा, तो कोशिश क्या थी, सबसे पहली कोशिश तो ये थी कि ईथर ड्रैग करता है, एक यही कोशिश थी मेन के, पहले इसके बारे में बात की। ईथर ड्रैग क्या था कि जैसे जैसे अर्थ मूव कर रही है ईथर में, वो अपने साथ ईथर को भी ड्रैग कर लेती है, अपने साथ ही ले जाती है उसे भी। तो अगर अर्थ जिस मीडियम में ड्रैग कर रही है, ठीक है, उसी मीडियम को साथ में लेके चल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, उनकी आपस की वेलोसिटी कितनी हुई, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई। और अगर उनकी आपस की रिलेटिव वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो फिर v² वाले फैक्टर का कुछ रहा ही नहीं। इसमें ध्यान दो, हमारे पास एक था ट्रांसमिटेड टाइम, पहले रिफ्लेक्टेड टाइम था 2d/c 1 प्लस v²/2c², है ना। और t2 था ट्रांसमिटेड टाइम, वो था 2d/c और 1 प्लस v²/c², ये था, राइट। हाँ, यही दोनों थे ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना था वो हमने निकाला था, उससे आंसर निकाला था। तो अगर v 0 हो गया तो ये भी खत्म और ये भी खत्म, ये दोनों खत्म तो ये दोनों टाइम सेम 2d/c। और अगर ये दोनों टाइम 2d/c ही रहेंगे, अगर ये दोनों टाइम में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, तो फिर हमारा आंसर आ गया कि दिस लीड्स टू डेल्टा t = 0। और अगर टाइम डिफरेंस नहीं है तो पाथ डिफरेंस नहीं है, और अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो क्या होगा, अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं होगी। अगर कोई फ्रिंज शिफ्ट नहीं होगी तो बस ठीक है, फिर किसे डिटेक्ट करोगे, आएगी नहीं कुछ फ्रिंज शिफ्ट। तो लेकिन ये हाइपोथेसिस जो है ये चला नहीं, फेल हो गया। क्यों फेल है? फेल क्या है, सुपर फेल है कि किसी भी मीडियम को आप 100% ड्रैग थोड़ी कर लोगे। जो इसकी प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन करी हैं ईथर की, वो इसे अलाउ ही नहीं करती 100% ड्रैग करने को। कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा ही रहेगा, फर्क रहेगा तो कुछ ना कुछ तो पाथ डिफरेंस आना चाहिए, है ना। तो ये रिजेक्ट हो गया। ओके, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, लॉरेंट्ज मैथमेटिशियन था बहुत बड़ा, फिट्ज़गिरलार्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसने क्या हाइपोथेसिस दिया, इसने दिया कि भाई जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही होती है, जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही होती है, उस डायरेक्शन में वो लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। जिस डायरेक्शन में, ध्यान से सुन लो, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है वो डायरेक्शन में लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है।
कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती है? वो कॉन्ट्रैक्ट होती है कि जितनी ओरिजिनल लेंथ है उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी इस फैक्टर जितनी, √1 माइनस v² बाय c²। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होएगी उसी डायरेक्शन में जिसमें मोशन है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं, सिर्फ उसी डायरेक्शन में जिसमें मोशन है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में। और उसमें अगर ये कॉन्ट्रैक्शन लगाओ आप तो वो डायरेक्शन कौन सी थी? T2। तो T2 कितना बन जाएगा? T2 बन जाएगा 2D और ये वाला फैक्टर v² बाई c² अपॉन c, और ये वाला फैक्टर बाहर तो है ही है, v² बाय c², राइट? ओके। इसके बाद इस पे बाइनोमियल थ्योरम लगा दो, 1 माइनस दिस पावर हाफ, और पावर हाफ नीचे उतार लो तो 2D अपॉन c, और ये बन जाएगा 1 माइनस v² बाय c², और पावर जो हाफ थी उसे नीचे उतार लिया तो ये बन गया, और इसे मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1 प्लस v² बाई c² से, है ना? तो ये बन जाएगा 1 इंटू 1 1, बाहर वाला फैक्टर सेम है, अंदर वाला फैक्टर ध्यान से देख लो, 1 प्लस v² बाई c², और फिर ये वाला फैक्टर माइनस v² बाई 2c²। ये फिर से वही टर्म आ गई ना, v² बाई c² में से v² बाई c² का हाफ, यानी कि कितना बनेगा? 1 प्लस v² बाई c² का हाफ, क्योंकि फुल वाला प्लस है और हाफ वाला माइनस है, तो प्लस हाफ बच गया। और अगली टर्म को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि v पावर 4 अपॉन c पावर 4 है, 4 पावर को नेग्लेक्ट कर सकते हो, मत काउंट करो। तो ये आ जाएगा हमारा टाइम, और ये बिल्कुल मैच कर रहा है इसके साथ, है ना? तो डेल्टा t कितना हुआ? 0 हो गया, 0, यानी कि कोई डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रिंज शिफ्ट 0 आने वाली है। क्यों? क्योंकि टाइम डिफरेंस तो है ही नहीं, टाइम डिफरेंस नहीं है तो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक हो गया? ये भी रिजेक्ट कर दिया था वैसे हाइपोथेसिस, ये रिजेक्ट हो गया था। ये वैसे भी ये मैथमेटिशियंस थे, तो इन्होंने इक्वेशंस को जस्टिफाई करने के लिए सब वो मैथमेटिक्स लगाया था। ठीक है? हाँ, इस पे हम बात आगे और भी चलेगी, लेकिन फिलहाल तो यही है कि ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नहीं हो सकती। ठीक है? तो ये वाला हाइपोथेसिस भी रिजेक्ट हो गया, और फाइनली हमारे पास कंक्लूजन निकले 2 कंक्लूजन निकले इस पूरे एक्सपेरिमेंट से 2, कि भाई एक तो ईथर जिसे आप प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। ईथर नाम का कुछ नहीं है, कोई रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे ही रहेगा। दूसरा, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये जो है, जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सेम रहती है हर डायरेक्शन में, सेम, बिल्कुल सेम। मतलब आप चाहे ऊपर जाओ, नीचे जाओ, आगे जाओ, पीछे जाओ, किसी भी वेलोसिटी पे जाओ, किसी के साथ भी जाओ, प्लेन में मूव करते रहो, स्पेस में, कैसे मर्जी, C will always be C, कभी नहीं बदलेगी। दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टेंसी प्रिंसिपल ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है? तो ये 2 कंक्लूजन थे कि ईथर नहीं एग्जिस्ट करता और C नहीं चेंज होता। ये 2 प्रिंसिपल्स, ये 2 रिजल्ट्स इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। ये 2 कोशिशें हैं उसके नल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करने की, और ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको डायग्राम और पूरा मैथमेटिक्स आता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ योर बुक, ऑफ दिस थ्योरी, ऑफ योर सिलेबस, जितना भी है, जो भी है, वो ये है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। आना ही आना है, समझ लो, पक्का कर लो 100%। ठीक है? चलो, आज के समाचार समाप्त करते हैं। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने पूरा करना है अच्छे से। हम मिलते हैं अगली बात। यहाँ से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एस्टेब्लिश होनी शुरू होगी। ये एक्सपेरिमेंट जो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट था ना, ये भी देने में 5 साल लग गए थे
जस्टिफिकेशन देने में। ये 1892 के आसपास एक्सपेरिमेंट होने के 4-5 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस आया था, और इसके 10-12 साल बाद ये 1892 है, और 1905 इसके कुछ तकरीबन 13 साल बाद आइंस्टाइन ने थ्योरी दी थी, दैट वाज STR। वो हम यहाँ से अब बनानी समझनी शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक करके आओ, कल मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।